हम लोग भारत के राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों से संबंधित अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के पॉइंट बताने हैं। पहले नंबर पे शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। दूसरे नंबर पे विधायी शक्तियाँ। तीसरा न्यायिक शक्तियाँ। चौथा वित्तीय शक्तियाँ। पांचवा सैन्य शक्तियाँ। छठवां राजनयिक शक्तियाँ। सातवां आपातकालीन शक्तियाँ। अब हम लोग बिंदुवार एक एक शक्तियों को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आते हैं हम लोग कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में। आप जानते हैं संघ की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये बात किस अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। फिर साथ में ये भी बताया गया है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी शक्ति का प्रयोग करने के लिए, सलाह देने के लिए या मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। किस अनुच्छेद में है ये बात कि उसी मंत्री परिषद की सिफारिश पे राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। संवैधानिक बाध्यता है एक प्रकार से। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों को मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। इस अनुच्छेद में ये बात बताई गई है। अनुच्छेद 74 में। जोर से बोलना है, डरना नहीं है। फिर आगे ये भी बताया गया है कि भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाते हैं। ये बात बताई गई है अनुच्छेद नंबर 77। और 78 में कहा गया कि राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि मंत्री परिषद में आप जानते हैं प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। और जो सबसे उच्च स्तर के मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, जिन्हें कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री की बैठकों की अध्यक्षता करता है सामान्यतः प्रधानमंत्री। और इनकी जो मीटिंग होती है, समस्त निर्णय लिए जाते हैं, उसमें केवल हिस्सेदार होते हैं प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति होते नहीं है। तो जो भी निर्णय मंत्रियों के द्वारा लिए गए हैं, वो सूचना देने का कर्तव्य बनता है प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति भी जब चाहे तो सूचना प्राप्त कर सकता है प्रधानमंत्री से। ये है अनुच्छेद नंबर 78। आप जानते हैं कार्यपालिका संबंधित शक्ति का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, जिसके नाम से पूरे देश का शासन चलाया जाता है। अब आप जानते हैं अकेले कोई कार्य राष्ट्रपति कर नहीं पाएंगे, इसीलिए बहुत सारे अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति भी करते हैं राष्ट्रपति। पहले नंबर पे नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे? लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसकी नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री। इस प्रधानमंत्री की सिफारिश पे मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। और इसके अलावा बताइए भाई, मंत्री तो हो गए, एक तो प्रधानमंत्री हो गए पहले नंबर पे। संघ के सभी मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। और बताइए न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति, महान्यायवादी जो केंद्र सरकार का सरकारी वकील होता है, जिसे कहते हैं महान्यायवादी। इंग्लिश में होता है अटॉर्नी जनरल। वो भारत सरकार का केस लड़ता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और भारत सरकार से संबंधित सभी पक्ष को देखता है। सरकारी वकील है भारत सरकार का, उसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और भी हैं जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त, कुछ आयोग हैं संवैधानिक आयोग, उनके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। जैसे मानव अधिकार आयोग है, निर्वाचन आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, वित्त आयोग है। इन
सबके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है और यह कार्यपालिका संबंधी शक्ति के तहत ही। ये आयोग जो गठित होते हैं, कुछ आयोग ऐसे हैं जो अपनी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जैसे कुछ आयोग है, वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, ओबीसी आयोग, SC/ST आयोग, इन सबकी रिपोर्ट की समीक्षा होती है वर्ष में एक बार। वहाँ वो रिपोर्ट रखी जाती है राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के समक्ष। ये है राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। दूसरी शक्तियाँ हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ आप जानते हैं, भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते व्यवस्थापिका का भी प्रमुख होता है और भारत की व्यवस्थापिका को कहा जाता है संसद, क्योंकि देश में कानून निर्माण करने वाली संस्था है संसद। संसद का गठन राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होता है। कौन से सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। इसमें से एक सदन है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। इस अनुच्छेद में बताया गया कि संसद का गठन राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होगा। अनुच्छेद नंबर 79 यानी 79। फिर कार्यपालिका का प्रमुख हो गया और आप देखिए संसद का भी हिस्सेदार है राष्ट्रपति, अनिवार्य अंग है संसद का। और जब दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक आते हैं राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के बिना सहमति के कोई विधेयक कानून नहीं बनता है। इसीलिए अभिन्न अंग माना गया है व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति को भारत में। संसद का अभिन्न अंग होने के नाते या व्यापक विधायी शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जिसके तहत वो संसद का अधिवेशन बुलाता है, प्रतिवर्ष मीटिंग बुलाता है, सत्रावसान करता है। सत्रावसान यानी छुट्टी समझ लीजिए, जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां मिलती एग्जाम के बाद, तो समझिए कि सत्र के बाद इनकी नियुक्ति की जाती है, जो कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उस व्यवस्था को बोलते हैं सत्रावसान भी करते हैं राष्ट्रपति। वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है संसद की। 2 बैठक के बीच में कितने दिन से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह। अधिकतम अंतर 6 माह का होना चाहिए। ये प्रश्न खूब पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षाओं में। आप देखेंगे सिविल सर्विस का एग्जाम है, MTPSC है, UPSC है, या कोई भी टीचर का एग्जाम है, नेट JRF है, कहीं भी आप या सामान्य अध्ययन का कहीं जहाँ भी पेपर होते हैं वहाँ पे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि संसद की 2 बैठक, वर्ष में 2 बैठक होनी चाहिए। 2 बैठकों के बीच में अधिकतम कितने दिन का अंतर होना चाहिए? अधिकतम अंतर है 6 माह का। ये राष्ट्रपति बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएंगे। फिर आप जानते हैं राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भंग भी कर सकते हैं, लेकिन किसकी सिफारिश पर? मंत्रियों की सिफारिश, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। ये बात बताई गई अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85 में है लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन एक सदन और है राज्यसभा, जो स्थायी सदन है, तो कभी बीच में भंग नहीं होगा। लेकिन लोकसभा बीच में भंग नहीं हो सकता है, हुआ भी है कई बार। लेकिन आपातकाल में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इमरजेंसी के समय चुनाव संभव नहीं होते। इसलिए आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक आम चुनाव जब होता है 5 वर्ष में, और जब प्रथम सत्र होता है या वर्ष का हर वर्ष न्यू ईयर में समझिए जो प्रथम सत्र होता है, उन बैठकों को संबोधित करने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ये अनुच्छेद 87 में है। और लेकिन राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो तैयार करने का काम करते हैं मंत्रिमंडल, तैयार करके देगा राष्ट्रपति को कि आपको ये चीजें वहाँ पे संबोधन में अपनी बात रखनी है कि हमारी सरकार क्या क्या कार्य करने वाली है अपने देश के हित के लिए। तो ये राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है या संबोधन है, ये अनुच्छेद 87 में बताया गया है। लेकिन राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भी भेज सकते हैं। संदेश यानी मैसेज बीच में, ये अनुच्छेद 86 के तहत मैसेज भेज पाएंगे राष्ट्रपति महोदय।
संसद के चाहे एक सदन को भेजे चाहे दोनों सदनों को भेजे, उनका भी हो सकता है ग्रुप बना रहता होगा व्हाट्सएप में, वहाँ पे सेंड कर देते होंगे मैसेज का मतलब कोई संदेश, कोई महत्वपूर्ण सूचना राष्ट्रपति दे सकते हैं। फिर यदि मान लीजिए संसद के दोनों सदनों में किसी मामले को लेकर मतभेद हो गया है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे राष्ट्रपति महोदय किस अनुच्छेद के तहत? संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति। इमरजेंसी है, आप आपातकालीन एक व्यवस्था जानते हैं, जब कोई बीमार हो जाता है एम्बुलेंस सेवा के लिए कौन सा नंबर डायल करते हैं? 108। यहाँ पे भी इमरजेंसी हो जाती है कि किसी भी मामले को लेकर एक सदन ने विधेयक को पारित कर दिया है, दूसरा सदन पारित नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों को बैठाएंगे कि आपके सामने बैठिए, जो भी विवाद के मुद्दे हैं उसको सुलझाइए और विधेयक को पारित करके आगे बढ़ाइए। लेकिन ये केवल संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी केवल और केवल साधारण विधेयकों के मामलों में। कुछ बच्चे थोड़ा रोकना होगा, क्योंकि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बुलाने का काम मीटिंग बुलाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? वहाँ लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष करेंगे। ये प्रश्न भी बहुत पूछा गया सिविल एग्जाम में कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन राष्ट्रपति भी होगा, ऑप्शन में प्रधानमंत्री भी होंगे, ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष भी होंगे और ऑप्शन में उपराष्ट्रपति भी होंगे। वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है इस तस्वीर का राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री होगा, लोग इन्हीं का कन्फ्यूजन हो जाते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जबकि उत्तर ये दोनों नहीं होंगे। तीसरा उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। फिर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में कुछ सदस्यों को मनोनीत भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सांसदों को मनोनीत कर सकते हैं, अनुच्छेद 331 के तहत। वहीं बताइए राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12 सदस्य। 12 सदस्य किस क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए? कला, साहित्य, पहले नंबर पे कला, दूसरा साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में। 4 क्षेत्रों में जो फेमस व्यक्ति होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद था 80। आपने पढ़ा था कि संसद का गठन होता है अनुच्छेद 79 के तहत। राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया अनुच्छेद 52। लोकसभा के बारे में 80। राज्यसभा, अच्छा जी सर, और लोकसभा अनुच्छेद 80 याद रखिएगा। उसी अनुच्छेद 80 के तहत ही राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन में एक रहता है, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून बन सकता है। लेकिन कुछ विधेयक ऐसे हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश किए जाएंगे। आप जानते होंगे कुछ विधेयकों के नाम, जैसे पहले नंबर पे है धन विधेयक। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। दूसरे नंबर पे यदि कोई नया राज्य बनना है या राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है या सीमा में परिवर्तन करना है या नाम बदलना है, ये सारे कार्य भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जाएंगे अनुच्छेद 3 के तहत। फिर भारत की संचित निधि, सरकार के द्वारा जो भी खर्च किए जाते हैं वो संचित निधि से खर्च किए जाते हैं। संचित निधि किसका पैसा होता है? हमारा और आपके जो टैक्स से पैसा जाता है कहाँ जमा होता है? संचित निधि। अब सरकार का यह काम होता है कि संचित निधि में जो जनता का पैसा है उसका उपयोग जनता के कार्यों में ही किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन विधेयक में जो अतिरिक्त खर्च है वेतन वगैरह के अलावा जो नियमित खर्च है उसको छोड़कर कोई नई योजना चलाना है, कुछ भी कार्य करना है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संचित निधि से खर्च करने वाले विधेयक पेश किए जाएंगे। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक है, व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले विधेयक हैं,
या कराधान या टैक्स है जहाँ पे राज्य के ही प्रभावित होंगे, ऐसे सभी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं शिक्षक वगैरह एग्जाम में या सामान्य अध्ययन में कि कौन कौन से विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश होंगे, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आप जानते हैं राष्ट्रपति सामान्य काल में क्या होता है, नियम कानून बनाने का अधिकार होता है संसद के पास। संसदों की समझिए छुट्टी चल रही है, लेकिन कोई कानून बनाना बहुत अति आवश्यक है जनता के हित में, तो उसके लिए अल्पकालीन व्यवस्था रखी गई है अध्यादेश की। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? 123 अनुच्छेद 123 यानी 1, 2 और 3। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश उसी तरह का कानून माना जाएगा जितनी इसकी पावर होगी जितना कानून संसद द्वारा निर्मित कानून की होती है, लेकिन इसका समय निर्धारित होता है। आप जानते हैं तो सत्र के बीच में कितने माह से अधिक काम नहीं होना चाहिए? 6 माह। 6 माह यानी 6 माह में नई बैठक हो जाएगी। तो इसकी मान्यता कितने दिन होगी? 6 माह और 6 सप्ताह। जैसे बैठक शुरू होगी तो 6 सप्ताह के अंदर विधेयक को उसी तरह पारित कराना पड़ेगा संसद के दोनों सदनों में। यदि पारित नहीं किया जाएगा तो ये अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये वैकल्पिक व्यवस्था रखी गई है संसदों के समझिए सत्रावसान चल रहा होगा तब के। राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत हम लोग पहली शक्ति पढ़े थे कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, दूसरे नंबर पे विधायी शक्तियाँ और तीसरी शक्ति है न्यायिक शक्तियाँ। जब हम लोग संविधान का भाग 4 पढ़ रहे थे और अनुच्छेद 36 से 51 जिसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई थी, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड देश के संविधान से। तो जब हम लोग अनुच्छेद 50 पढ़ रहे थे 50, उसमें आपने पढ़ा था कि राज्य प्रयास करेगा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण का प्रयास करेगा राज्य, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका के किसी भी कार्य में किसी तरह हस्तक्षेप ना कर पाए, ये प्रयास करना है राज्य को। तो ये कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण से संबंधित अनुच्छेद 50। आप जानते हैं न्यायपालिका स्वतंत्र पूर्वक भय मुक्त होकर और निष्पक्ष पूर्वक न्याय कर सके, इसीलिए न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र किया गया है। किसी के दबाव में आकर कोई अनुचित निर्णय ना दे न्यायपालिका। राष्ट्रपति को क्षमादान से संबंधित शक्ति दी गई है न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी गई है न्यायालय के द्वारा, तो मृत्यु दंड की सजा को भी क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 72 के तहत। इसी तरह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति दी गई है, ठीक है ना? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है? अनुच्छेद है 161 के अंतर्गत राज्यपाल को और अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल अधिकतम कारावास की सजा या 14 वर्ष का भी कारावास होता है, उस सजा तक माफ कर सकता है राज्यपाल। आगे भी बताया गया कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान करने की शक्ति है, क्षमादान से संबंधित 5 प्रकार बताए गए हैं। यानी राष्ट्रपति पूरी तरह से भी माफी दे सकता है, सजा को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है, सजा को कम भी कर सकता है, सजा की प्रकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। इनको 5 नामों से आप जानते हैं। पहले नंबर पे क्षमादान की शक्ति, क्षमा। दूसरे नंबर पे प्राविलंबन, तीसरा परिहार, चौथा विराम और 5वां लघुकरण। ये 5 प्रकार की क्षमादान से संबंधित शक्तियां बताई गई हैं। क्षमा,
फिर प्राविलंबन, परिहार, विराम और लघुकरण। लेकिन राष्ट्रपति अपनी इस क्षमादान शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह से करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह से। मंत्रिपरिषद में शामिल होता है प्रधानमंत्री, आपको पता है आगे। अब देखिए राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किन किन मामलों में कर सकता है। पहले नंबर पे, जब अगर सैन्य न्यायालय के द्वारा भी किसी व्यक्ति को सजा दी गई है उसकी भी माफी कर सकता है राष्ट्रपति। फिर संघीय विषय यानी संघ सूची से संबंधित या संवर्ती सूची से संबंधित या अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित कोई अपराध करता है उसकी सजा को भी माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति। और जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है उस सजा को भी माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति। यहाँ तक आप समझ गए हैं। जो क्षमादान की 5 प्रकार के पावर है, 5 प्रकार या 5 प्रकार हैं। तो पहले नंबर पे है क्षमा। क्षमा का मतलब है इस तरह माफ करेंगे जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया ही नहीं, ये क्षमा का मतलब हो गया। प्राविलंबन का मतलब होता है मृत्युदंड की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करना, यानी उसको समय देना। प्राविलंबन का मतलब है कि जो अपराधी व्यक्ति है, न्यायालय में केस चल रहा है, उसको अपना पक्ष रखने का मौका देना, इसे बोलेंगे प्राविलंबन। तीसरी प्रकृति है परिहार। परिहार में देखिए दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करेगा बल्कि दंड की मात्रा को कम करेगा। अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष का कठोर कारावास का सजा है तो 1 वर्ष के कठोर कारावास का सजा देगा, इसे बोलेंगे परिहार। फिर है लघुकरण। लघुकरण में देखिए विराम है ना, लघुकरण का भी देख लेते हैं। लघुकरण में है दंड की प्रगति में परिवर्तन कर सकता है। जैसे 2 वर्ष का कठोर कारावास है तो 1 वर्ष का साधारण कारावास दे सकता है। यानी परिहार और लघुकरण में अंतर है। परिहार में दंड की केवल मात्रा को कम करेगा, प्रकृति को कम नहीं कर सकता। लेकिन लघुकरण में दंड की मात्रा के साथ प्रकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। और फिर आता है विराम 5वें नंबर पे। और विराम में देखिए किसी विशेष कारण से, जब कोई विशेष कारण होगा तब राष्ट्रपति दंड की मात्रा को कम कर सकता है। जैसे अगर कोई गर्भवती महिला है उसको मृत्युदंड की सजा दी गई है, तो क्योंकि अब किसी बच्चे के जीवन का सवाल है इसलिए उस महिला को मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा सकती है, उसकी सजा को कारावास में परिवर्तित कर देंगे राष्ट्रपति महोदय, साधारण कारावास में कर देंगे। ये 5 प्रकार हैं। किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड की सजा मिलती है तब मृत्युदंड की सजा को केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय ही माफ कर सकते हैं, वो भी किसकी सिफारिश पे? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे। राष्ट्रपति को जानते सारे कार्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश से ही करने हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है, कुछ परिस्थितियों में आगे हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का भी अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन कब लेगा सलाह सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति? जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होगा कि कोई ऐसा मामला है जो विधि या तथ्य का सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है, यानी सार्वजनिक हित का कोई मुद्दा है, वहां पे राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह ली जाती है लेकिन सलाह मानना या ना मानना वो अपने ऊपर निर्भर करता है। सलाह देना या ना देना वो देने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए भी लागू होगा। फिर आप जानते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। चौथे नंबर पे राष्ट्रपति की शक्ति है वित्तीय शक्तियां। पहले नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, दूसरे नंबर पे विधायी शक्तियां, तीसरा न्यायिक शक्तियां, अब चौथी शक्ति है वित्तीय शक्तियां।
वित्तीय क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार हैं, शक्तियां हैं। जैसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति लोकसभा के समक्ष रखवाएगा बजट वित्त बजट मंत्री लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें एक वर्ष के आय और व्यय यानी कितनी इनकम हुई है और व्यय यानी खर्च, किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है, आय और व्यय का पूरा हिसाब किताब होता है, ब्यौरा होता है, उसे बोलते हैं बजट। ये बजट रखवाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन बजट कहाँ पे केवल रखा जा सकता है? लोकसभा में। लोकसभा में ही रखा जा सकता है। किसके द्वारा बजट रखा जाएगा? वित्त मंत्री वित्त मंत्री के द्वारा बजट रखा जाता है। ये देखिए धन विधेयक भी केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही प्रस्तावित होंगे, यानी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। फिर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है 5 वर्ष के लिए। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच में जो संचित निधि होती है, जिसमें हम लोगों के टैक्स का पैसा जमा होता है, जनता के टैक्स का पैसा होता है, तो राज्यों को कितना हिस्सा देना है, केंद्र को कितना हिस्सा देना है, ये तय करता है। सिफारिश एक आयोग बनता है वित्त आयोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय। फिर एक होती है आकस्मिक निधि। जब कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, कोई आपदा आ गई, आकस्मिक आपदा, तो वहाँ पे देखिए खर्च पैसे की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि पैसा संसद की में पारित कराने के बाद ही पैसा खर्च किया जा सकता है, संसद के अनुमोदन के बाद। लेकिन अब तुरंत आवश्यकता है तो एक निधि रखी गई है, राष्ट्रपति के अंडर में रहती है आकस्मिक निधि। कोई भी आकस्मिक घटना घटी, बाढ़ है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, भगदड़ है ना, कोई भी आकस्मिक घटना घटती है, वहाँ पे तुरंत सहयोग के लिए पैसे निकाले जाते हैं आकस्मिक, जिसे बाद में संसद से पारित कराया जाता है। जब एक घटना को कंट्रोल कर लिया जाता है तब। राष्ट्रपति की 5वीं शक्ति होती है सैन्य शक्तियाँ। और आपने पढ़ा था अनुच्छेद 53 और कोष्टक में 2 था, उपअनुच्छेद 2, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। तीनों सेनाएं कौन सी सेनाएं? जल सेना, वायु सेना और थल सेना। जल सेना, दूसरा थल सेना और तीसरा वायु सेना। इन तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं के अलग अलग सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करते हैं राष्ट्रपति महोदय। फिर अगली शक्ति है राष्ट्रपति की। अभी इसी में देखिए सैन्य शक्तियों में ही राष्ट्रपति का आप पढ़े थे, युद्ध की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति महोदय, और शांति की घोषणा यानी युद्ध के स्थगन की घोषणा भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय, लेकिन संसद के अनुमोदन के बाद। अगली शक्ति है राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ। पहले नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, दूसरे नंबर पे न्यायिक शक्तियाँ, तीसरे नंबर पे न्यायिक शक्तियाँ, चौथी वित्तीय शक्तियाँ, 5वां सैन्य शक्तियाँ, और 6वें नंबर पे राजनयिक शक्तियाँ। राजनयिक शक्तियाँ जानते हैं, विदेश नीति यानी दूसरे देशों से संबंधित जो नीति होती है उसे बोलते हैं विदेश नीति। यानी किस देश के साथ किस प्रकार के संबंध रखने हैं, कौन कौन से समझौते करने हैं, कौन सा देश हमारे लिए उपयोगी होगा, किस देश से मित्रता रखनी चाहिए, इस नीति को बोलते हैं विदेश नीति। अब देखिए राष्ट्रपति के पास विदेश नीति से संबंधित क्या क्या अधिकार और शक्तियां होती हैं। तो आप जानते हैं राष्ट्रपति महोदय अच्छे भारत देश के अच्छे रिलेशन बनाए रखने के लिए दूसरे देशों के दौरे पे जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम से ही संधि या समझौते भी होते हैं। कोई भी संधि समझौता होगा तो राष्ट्रपति के नाम से होगा। विदेशों में भारत के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। राजदूत ये नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो राजदूत का क्या कार्य होता है? जिस देश में स्थित है हमारा राजदूत या एम्बेसडर,
उसका कार्य होता है कि अपने भारत देश का प्रतिनिधित्व करना। भारत की बात वो रखता है उस देश की जब कोई नीति बनती है तब, और उसकी जानकारी यहाँ राष्ट्रपति महोदय के पास भेजी जाती है। फिर देखिए, राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन विदेशों में जो राजदूत हैं, कूटनीतिक प्रतिनिधि हैं, उनके प्रमाण पत्र या लेटर होते हैं जो कौन स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। विदेशों में कोई संधियां या समझौते किए जाते हैं, किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। हालांकि ये जो समझौते होते हैं इनकी पहल किसी मंत्री के द्वारा की जाती है, लेकिन संधि समझौते में किसका नाम होगा? राष्ट्रपति महोदय का नाम। आप लोगों ने पढ़ा भी है कि अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यवाहियां या समस्त कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति अपने किसी भी कार्य के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि मंत्रिपरिषद की इच्छा से कार्य करता है। इसलिए संवैधानिक बाध्यता भी है राष्ट्रपति की, मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा। फिर 7वें नंबर पे जो लास्ट शक्ति है राष्ट्रपति की, वो है आपातकालीन संबंधी शक्तियाँ। पहले नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, दूसरी विधायी शक्ति, विधायी शक्तियाँ, तीसरा न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्तियाँ, चौथा वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, पांचवा सैन्य शक्ति, सैन्य शक्तियाँ, छठवां राजनयिक शक्ति, राजनयिक शक्तियाँ, और सातवीं होती है आपातकालीन संबंधी शक्ति। आपातकालीन शक्तियाँ। ये बताइए, जो आपातकाल से संबंधित प्रावधान है भारत के संविधान में, किस देश के संविधान से हम लोगों ने प्रभावित होकर अपने देश के संविधान में रखा था? आपातकालीन संबंधी प्रावधान जर्मनी देश के संविधान से हमने लिया था। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तीन प्रकार के आपातकाल हैं। आपातकाल से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? आज से ही नाम है, भाग का 18 भाग है। 18 नंबर का जो भाग है, 22 भागों में से 18 नंबर का भाग आपातकाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। यानी 3 प्रकार की विशेष इमरजेंसी या विशेष परिस्थितियां बन सकती हैं, जिनके आपातकाल की घोषणा कौन करता है भारत में? राष्ट्रपति करते हैं। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। पहले नंबर पे कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल। किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत। दूसरे नंबर का आपातकाल राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये लगेगा अनुच्छेद 356 के तहत। और तीसरे नंबर पे वित्तीय आपातकाल। 360। वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद बताइए। 360। जो पहले नंबर पे आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, वो लागू होगा अनुच्छेद 352 के तहत। इसकी घोषणा करेंगे राष्ट्रपति महोदय। 3 कारण बताए गए हैं, जिन 3 कारणों में से कोई भी एक परिस्थितियां ऐसी इमरजेंसी बन रही है, तब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे। कारण बताइए। पहले नंबर पे युद्ध, किसी देश के साथ भारत का युद्ध होगा तब। दूसरे नंबर पे बाह्य आक्रमण, यानी जब कोई देश भारत के ऊपर आक्रमण कर देगा। और तीसरी स्थिति है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह के स्थान पे पहले एक शब्द होता था आंतरिक शांति। आप लोगों ने 12वीं में पढ़ा होगा, इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ने ये आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी। आंतरिक आपातकाल का मतलब था देश के अंदर कोई आशंका है गड़बड़ी होने की, कोई संकट आने की, तो तब वहाँ पे इंदिरा गांधी ने लागू किया था। हालांकि उद्देश्य गलत थे इंदिरा गांधी के, और ये आपातकाल लागू किया गया था। डेट बताइएगा। 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया रातों रात, और जितने भी
सभी बड़े विरोधी नेता थे उनको, उन सबको इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया सुबह सुबह। इस प्रावधान का इंदिरा गांधी ने जब दुरुपयोग किया, 1977 में चुनाव होते हैं जब, तो इंदिरा गांधी इसी तानाशाही के कारण चुनाव हार जाती हैं और 1977 में पहली बार भारत में जनता पार्टी की सरकार आती है। और इंदिरा गांधी के जो कॉम्पिटिटर थे वो प्रधानमंत्री का क्या नाम था, वो बहुत ही से सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन इंदिरा गांधी हर बार उनको मात दे देती थी। मोरारजी देसाई जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनती है 1977 में और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा गांधी के समय एक संविधान संशोधन हुआ था और लगभग संविधान के हर हिस्से में कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया था। इसे नाम दिया गया था मिनी संविधान का, लघु संविधान कहा गया था। कौन सा नंबर का है संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? 1976 में। 42वां यानी 4 और 2 जोड़ेंगे 1976 में। इंदिरा गांधी ने बहुत सारे परिवर्तन किए थे इसमें। फिर जनता पार्टी की सरकार आती है, तो जो भी इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान में सही प्रावधान नहीं थे, उन सभी प्रावधानों को सुधारने के लिए एक संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 448 यानी 1978 में हुआ था, याद रखिएगा। तब 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल से संबंधित प्रावधान में भी कुछ सुधार किए गए थे। पहले नंबर पे परिवर्तन किया गया और कहा गया कि भारत या उसके किसी भी भाग में यदि आपातकाल की घोषणा करना है तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद ही कर सकते हैं। यानी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में और अनुच्छेद 352। संविधान में केवल एक ही जगह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा और अनुच्छेद 352। मंत्रिमंडल में कौन मंत्री होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, वो उनको बोलते हैं मंत्रिमंडल। और साथ में ये भी कहा गया कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करेंगे ही, लेकिन ये कितने माह के लिए होगी? 1 माह के लिए। पहले नंबर पे 1 माह के लिए होगी और 1 माह के भीतर यदि संसद अनुमोदन कर सकती है, अनुमोदन यदि करती है संसद आगे बढ़ाने के लिए, तो एक बार में 6 माह के लिए बढ़ेगा। जिस तरह 6 माह करके अनलिमिटेड जितनी समय तक इमरजेंसी लागू रहेगी भारत में, आपातकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 माह में संसद से अनुमति कराना पड़ेगा। भारत में 3 बार देखिए लागू हो चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। कब लागू होता? युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। पहले नंबर पे लागू हुआ था 1962 में जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। दूसरी बार आपातकाल लागू हुआ था 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। और तीसरी बार इंदिरा गांधी ने लगाया था इमरजेंसी 1975 में। 1977 में आखिरी का शांति के आधार पर। ये था राष्ट्रीय आपातकाल। इस समय जानते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया है कि 2 अधिकार राष्ट्र नागरिकों के बचे रहेंगे। कौन से 2 अनुच्छेद हैं? 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को इमरजेंसी के समय भी समाप्त नहीं किया जा सकता, स्थगित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 में था दोहरे दंड से प्रतिरक्षा और अनुच्छेद 21 में था जीवन जीने की स्वतंत्रता। फिर है दूसरे नंबर पे आपातकाल राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाएगा? जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलेगा, यानी राज्य की
संवैधानिक तंत्र की विफलता, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ करेंगे राष्ट्रपति महोदय। लेकिन राज्यपाल का प्रतिवेदन मिलेगा ऐसा कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तब। और यहाँ पे भी 2 माह के भीतर संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी और एक बार में 6 माह के लिए और अधिकतम 3 वर्ष के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जब एमपी जी के आप पढ़ रहे थे उसमें बताया गया है कि एमपी में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 1977 में, 1980 में और 1992 में 3 बार। फिर तीसरे नंबर पे है वित्तीय आपातकाल। कौन सा अनुच्छेद है वित्तीय आपातकाल के लिए? 356 अनुच्छेद 356। 352 था राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, 360 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब लागू होगा? जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाएगा कि ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है। यानी जब वित्तीय अस्थिरता होगी, सरकार का खजाना खाली होगा, आर्थिक संकट से हमारा देश जूझ रहा होगा, उस समय वित्तीय आपातकाल लागू होगा। सामान्यतः क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि के न्यायाधीशों के वेतन में किसी तरह से कटौती नहीं की जा सकती। लेकिन जब हमारा देश आर्थिक संकट में होगा, वित्तीय आपातकाल लागू होगा, उस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के भी वेतन में कटौती की जा सकती है। और न्यायाधीशों के अलावा जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके वेतन में भी कटौती होगी। राज्य सरकार के जो बजट है वो केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद ही पारित किए जाएंगे। कोई नई योजना नहीं चलाई जाएगी क्योंकि उस समय हमारा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा होगा। 1991 में ऐसी स्थितियां बनी थी। उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने तब देश को संभाला था। भारत के पास कोई धन नहीं बचा था। भारत कर्ज लेना चाहता था विश्व बैंक, IMF से। IMF कर्ज देने के लिए बोला कि कुछ गिरवी रखिए। तो जो हमारे रिजर्व बैंक में सोना रखा रहता है, सोना एक अनुपात में रखना पड़ता है, गोल्ड, वो सोना IMF में तब कर्ज मिला था हम लोगों को। उस पैसे से भी हमारा देश सुधरा है। आर्थिक हालात है अभी भारत देश के, कोई दिक्कत नहीं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी देखिए 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदित कराना पड़ेगा। ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा लागू किए जाएंगे। फिर राष्ट्रपति के उन्मुक्तियां या विशेषाधिकार देखते हैं। पहले नंबर पे राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास है विशेषाधिकार, वो अनुच्छेद 361 में है। अनुच्छेद 361 में भारत के राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों को उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले नंबर पे कौन सा विशेषाधिकार है? कौन उन्मुक्तियों का मतलब यहाँ छूट से है। कौन कौन सी छूट दी गई है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। पहले नंबर पे है देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने विवेक से, अपने स्वेच्छा से कोई कार्य कहाँ कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें तो मंत्रिपरिषद की सलाह में कार्य करना है। इसलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने किसी भी कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे। दूसरे नंबर पे राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जब तक पद में है ये लोग, उस समय कोई भी दंडिक कार्यवाही यानी क्रिमिनल केस ना तो किसी न्यायालय में चलाया जाएगा और ना ही कोई सुना जाएगा मामला, ना तो संस्थित होगा ना ही चालू रखा जाएगा। तीसरे नंबर पे दिया गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जब तक अपने पद पे रहेंगे किसी गिरफ्तारी
या कारावास के लिए न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया जाएगा, यानी गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक अपने कार्यकाल में होंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल। और चौथे नंबर पे दिया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व या पद ग्रहण के पश्चात अपने व्यक्तिगत हैसियत में किए गए किसी भी कार्य के लिए उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई सिविल कार्यवाही ना तो संस्थित की जाएगी और ना ही संस्थित नहीं की जाएगी जब तक कि उसे 2 माह पहले सूचना ना दी जाए। सिविल मामलों में कौन कौन से मामले आएंगे? सिविल केस में आएंगे जैसे तलाक का है, विवाह का है, संपत्ति का है, बंटवारा है, ये मामले होते, किराएदारी है, लेन देन है, ये सारे मामले सिविल मामले माने जाते हैं। सिविल मामले का केस तभी चलाया जाएगा पहले राष्ट्रपति को 2 माह पहले सूचना दी जाएगी, लेकिन क्रिमिनल केस नहीं चलेगा राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी स्थिति में दिया गया। फिर इसी तरह राष्ट्रपति की कुछ विवेकीय शक्तियां हैं जहाँ पे राष्ट्रपति को अपने स्वविवेक से कार्य करना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे? जिसका लोकसभा में बहुमत होता है, यानी लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री। कौन नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री को। लेकिन यदि किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है और कई पार्टियां मिलकर भी अपना बहुमत इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, साबित नहीं कर पा रही हैं, तो राष्ट्रपति उस स्थिति में स्वतंत्र होगा कि उसे लगेगा जिस व्यक्ति को कि ये व्यक्ति अपना बहुमत साबित कर सकता है, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और एक समय देगा कि इतने समय के अंतर्गत आप 15 दिन के अंदर आप अपना बहुमत साबित करिए लोकसभा के समय से। अटल बिहारी वाजपेयी को सुने होंगे, सबसे कम समय 13 दिन के लिए थे एक बार प्रधानमंत्री, उनके पास बहुमत नहीं था, 13 दिन उनकी सरकार गिर गई। दूसरे नंबर पे दिया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देता है। ठीक, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, लेकिन यदि मान लीजिए जब मंत्रिपरिषद के पास बहुमत ही नहीं है प्रधानमंत्री के पास, तब राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि तब तक सुनेंगे जब तक उनके पास बहुमत होता है। उसी तरह है जैसे किसी व्यक्ति को आप कर्ज कब देंगे? जब उसके पास कुछ लौटाने के लिए होगा, कुछ लौटाने के लिए नहीं होगा उस व्यक्ति को कोई कर्जा नहीं देगा, यानी उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध होती है, इसलिए लौटा पाएगा कि लौटा पाएगा उसके वहाँ पे संदिग्ध हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी होता है। यदि प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो गया, मृत्यु हो गई और पार्टी अपना कोई नेता नहीं चुन पा रही है, तब फिर वहाँ पे राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को नेता चुन के प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में यदि अपना बहुमत खो दिया है, बहुमत नहीं है उनके पास मंत्रिपरिषद के पास, तो राष्ट्रपति स्वविवेक से मंत्रिपरिषद को बर्खास्त भी कर सकते हैं। और लास्ट में है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत जब कोई साधारण विधेयक दोनों सदनों की अनुमति के बाद या दोनों सदनों से पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति इसमें सहमति दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो वीटो अधिकार कहा जाता है। तो राष्ट्रपति वीटो का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और एक है संसद को, आपने सुना था, पढ़ा हम लोगों ने कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन को संदेश भेज सकता है, यानी मैसेज भेज सकता है, लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करेंगे। कब मैसेज भेजना है, कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है राष्ट्रपति के पास, वो स्वविवेक से भेजेंगे, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कहने की कोई संदेश नहीं देंगे। तो ये था हम लोगों का लगभग राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अभी तक कितने व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं? 15 व्यक्ति। पहले नंबर पे लिस्ट देखिए तो आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे नंबर पे जाकिर हुसैन। चौथे नंबर पे DV गिरी।
5वें नंबर पे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। 6वें नंबर पे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जयहरीश सिंह। 8वें आर वेंकटरमण, आर वेंकट रमन। 9वें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। ये जब 9वें राष्ट्रपति हैं मध्य प्रदेश के, ये राष्ट्रपति के पद पे भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति के पद पे भी रहे हैं। ध्यान रखेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 10वें राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायणन। फिर अगले नंबर पे अब्दुल कलाम, 11वें नंबर पे एपीजे अब्दुल कलाम। और 12वें नंबर पे प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और फिर उसके बाद 13 नंबर पे प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। और 14 नंबर पे कोविंद, रामनाथ कोविंद। और 15 नंबर पे द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और वर्तमान में भी यही भारत की राष्ट्रपति हैं। ये है भारत के राष्ट्रपतियों की लिस्ट। तो इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित अधिकार और शक्तियों का अध्ययन कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग भारत के प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।